चलिए, तो लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का है वो है पावर, है ना। पावर या शक्ति। पावर की शक्ति क्या होता है? रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, यानी कि कार्य करने के दर को शक्ति कहते हैं, है ना। कार्य किस दर से हो रहा है, कि इसका मतलब यहाँ पे समय की भी बात आप कर रहे हैं। तो यदि समय इन्वॉल्व होता है किसी कार्य करने पे, तो वहाँ पे शक्ति की बात होती है, पावर की बात होती है। ठीक है, तो आइए इसके फॉर्मूले को देखते हैं और इसकी यूनिट्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखा है रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। तो पावर का जो फॉर्मूला होगा वो होगा वर्क डन। तो वर्क डन को डेल्टा डब्ल्यू लिख देता हूँ, इसको डेल्टा टी लिख देता हूँ। तो ये कहलाएगा एवरेज पावर, मतलब औसत, है ना, औसत शक्ति या एवरेज पावर, इसको एवरेज पावर बोलेंगे। तो एवरेज पावर क्या होगा? वर्क डन बाय टाइम पीरियड, बाय टाइम। ठीक है, ठीक है। तो मैंने कहा औसत शक्ति क्या होता है? औसत शक्ति होता है कार्य बटा समय। मतलब यहाँ पे समय का जो अंतराल है वो थोड़ा लंबे समय के लिए जब देखते हैं तो उसको औसत शक्ति यानी कि एवरेज पावर बोलते हैं। ठीक है, इस वर्क एनर्जी थ्योरम से हमने ये सीखा था कि वर्क डन में एनर्जी के इक्वल होता है वो। तो ये एनर्जी बाय टाइम भी बोल सकते हैं आप, है ना। एनर्जी बाय टाइम भी पावर कहलाएगा, मतलब ऊर्जा बटा समय। ठीक है, अच्छा, अगर आप समय का अंतराल बहुत छोटा कर दें, है ना, अगर आप समय का अंतराल छोटा कर दें तो फॉर स्मॉल टाइम गैप, समझ रहे हो, समय बहुत छोटे समय का अंतराल है, तब आप क्या बोलेंगे? तब आप इंस्टेंटेनियस पावर बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस पावर। ठीक है, ताक्षणिक शक्ति। ठीक है, ये होगा इंस्टेंटेनियस पावर। तो इसका सूत्र क्या होगा? देखिए, तब आप लिखेंगे, मैं यहाँ लिख देता हूँ, है ना। तो इंस्टेंटेनियस पावर होगा dw बाई dt। ठीक है, ये होगा इंस्टेंटेनियस पावर। अब वर्क एनर्जी थ्योरम से इसको आप क्या बोल सकते हैं कि वर्क डन इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब dk बाई dt भी ये काइनेटिक एनर्जी है, b क्या कहला सकता है? इंस्टेंटेनियस पावर। ठीक है, अच्छा, अब इसकी यूनिट के बारे में बात कर लेते हैं। SI इकाई, SI यूनिट इसकी क्या होगी? इसकी यूनिट होगी वॉट, और इसको लिखेंगे कैपिटल W से। ठीक है, तो जूल पर सेकेंड जो होगा उसी को क्या बोलते हैं? वॉट बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, दूसरे यूनिट भी होते हैं, अदर यूनिट्स, जैसे हॉर्स पावर, घोड़े की शक्ति, हॉर्स पावर, इसको HP लिखेंगे। ठीक है ना, तो 1 हॉर्स पावर इज इक्वल्स टू 746 वाट। ठीक है, तो ये जो गाड़ियां होती हैं या बड़े बड़े मशीनें होती हैं उनको हॉर्स पावर के यूनिट में लिखते हैं, क्योंकि वो बड़ी यूनिट की बात होती है वहाँ पे। ठीक है, और भी बड़े यूनिट्स हो सकते हैं, जैसे मेगावाट, है ना। मेगावाट ये सब कहाँ यूज़ होता है? तो ये यूज़ होता है बड़े बड़े जो डैम होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करता है, वहाँ पर हायर पावर की यूनिट यूज़ होती है। तो मेगावाट, तो 1 मेगावाट बराबर 10⁶ वाट। ठीक है, तो ये सारे कुछ यूनिट्स हैं जिनको आपको ध्यान रखना होता है। ठीक है, और क्या समझ में आया कि ये ऊर्जा या कार्य एक अदिश है, यानी स्केलर क्वांटिटी है, और समय भी एक स्केलर क्वांटिटी है। तो स्केलर क्वांटिटी पावर भी कहलाएगा। तो पावर इज अ स्केलर क्वांटिटी, पावर इज अ स्केलर क्वांटिटी।
ठीक है, और मतलब ये एक अदिश राशि है, ये किसी दिशा पे निर्भर नहीं करता, है ना। अच्छा, अब इसी चीज को मैं सॉल्व करके एक फोर्स और वेलोसिटी के बीच में एक रिलेशन एस्टेब्लिश करता हूँ, ठीक है, जिससे आपको ये भी दिख जाएगा कि ये स्केलर क्यों है, इसका स्केलर का जवाब मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो चलिए इसको लिखिए, नेक्स्ट पढ़ते हैं। उसके पहले मैं आपको डायमेंशन ऑफ पावर के बारे में बता देता हूँ। विमाएं जो हैं, शक्ति की जो विमाएं हैं वो बता देता हूँ आपको। वो क्या होता है, पावर इक्वल्स टू वर्क बाय टाइम। तो वर्क क्या है, ml² t-2, और टाइम है t, तो पावर का डायमेंशन क्या होगा, ml² t-3। ये खैर आपने पढ़ रखा है आप पहले भी, पर जैसे जैसे चैप्टर में नई नई चीज़ें सीखेंगे या पूरे फिजिक्स में जैसे जैसे नया नया टर्म आएगा वैसे वैसे उसकी विमाएं भी हमें याद करनी होगी, क्योंकि आपको सूत्र चाहिए। एक बार सूत्र मिल गया, एक बार फार्मूला मिल गया, तो फार्मूला मिलते ही आप विमाएं उसके डायमेंशन बता सकते हैं, ठीक है। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब मैं आगे जो बढ़ के दिखाऊंगा आपको, उसमें मैं फोर्स, वेलोसिटी और पावर के बीच में एक रिलेशन स्टैब्लिश करूंगा, ठीक है। तो आपने इंस्टेंटेनियस पावर के बारे में क्या पढ़ा, वो होता है dw/dt। अब वर्क के बारे में हम क्या पढ़ चुके हैं, वो होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम को क्या बोल सकते हो आप, उसको तो वेलोसिटी बोल सकते हैं। इसका मतलब F डॉट V को क्या बोल सकते हैं, पावर, ठीक है ना। तो पावर ये होगा इंस्टेंटेनियस पावर। तो इंस्टेंटेनियस पावर होता क्या है, वो होता है F डॉट V, ठीक है। मतलब F V cos थीटा इज पावर, इंस्टेंटेनियस पावर। क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है इसीलिए एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि ये एक डॉट प्रोडक्ट है इसलिए ये एक अदिश क्वांटिटी है ना, अदिश राशि है। तो ये भी प्रूव हो गया। तो इससे आप कुछ बेसिक क्वेश्चंस को देख सकते हैं कि अगर फोर्स और वेलोसिटी आपस में परपेंडिकुलर हो तब तो पावर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए आप नोट करके लिख सकते हैं कि अगर कोई वस्तु वृत्तीय गति कर रहा है, मतलब सर्कुलर मोशन में है, तो सर्कुलर मोशन में दो टाइप के फोर्स होते हैं, एक टेंजेंशियल होता है और एक सेंट्रीपिटल होता है। तो सेंट्रीपिटल को मैंने FC लिख दिया, तो FC के कारण वेलोसिटी तो हमेशा ऐसे ही रहेगा, ये वेलोसिटी रहेगी हमेशा टेंजेंशियल, तो ये दोनों हमेशा ही परपेंडिकुलर होंगे, लंबवत होगा। तो इसके द्वारा दिया गया शक्ति, इसके द्वारा पावर जो निकलेगा वो 0 आएगा। तो आप लिख सकते हैं कि पावर डिलीवर्ड, पावर ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स इज 0, क्योंकि FC हमेशा लंबवत होगा वेग के, है ना, हमेशा परपेंडिकुलर होगा वेलोसिटी के, ठीक है। ये हो गया, ये हो गई पहली बात। अब अगर फोर्स और वेलोसिटी दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है तब वो नेगेटिव पावर देगा। नेगेटिव पावर मतलब उस सिस्टम से ऊर्जा बाहर निकाल रहा है वो, है ना, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होने लगेगी, गतिज ऊर्जा कम होने लगेगा, और इसीलिए वो वस्तु जो धीरे धीरे रुकने लगेगा, ठीक है। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, हमें ढेर सारा प्यार देने के लिए। डेली हजारों स्टूडेंट्स हमारे वीडियो से लाभ उठा रहे हैं, उनको काफ़ी बेनिफिट पहुंच रहा है हमारे वीडियो लेक्चर से। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे एक लिंक है, उस लिंक को क्लिक करें और अपनी एनरोलमेंट सुनिश्चित करें, और साथ ही जिनको स्टडी मटेरियल या फिर डाउट सेशन चाहिए वो प्रीमियम कोर्सेज के लिए भी एनरोल कर सकते हैं। तो इसके एंगल पे भी डिपेंड करता है ना, कॉस थीटा पे डिपेंड करता है। तो अगर ऑपोजिट है तो नेगेटिव होगा। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एक m मास का वस्तु है, इसमें फोर्स ऐसे लगाया हो और इसकी वेलोसिटी इधर है 10 मीटर पर सेकेंड है, और यहाँ पे 30 न्यूटन है, और एंगल जो है वो ले लेते हैं 37 डिग्री, ठीक है। तो बताना है पावर कितना है,
ये फोर्स द्वारा पावर कितना मिला, तो आपको सिंपल क्या करना है, एफ वी कॉस थीटा करना है। तो एफ कितना हो गया 30, वी कितना हो गया 10, और कॉस 37 के कितना हो जाएगा, 37 होता है 4/5, है ना। तो 5 से काट दो इसको 2 बार में, तो 4 दूना 8 या 24, 240 वाट, क्योंकि ये न्यूटन में था, ये मीटर पर सेकंड में था, तो 240 वाट ये यहाँ पर पावर डिलीवर होगा। ठीक है, तो ये हो गए सिंपल से क्वेश्चंस। मैं थोड़े और क्वेश्चंस लेता हूँ इसी कंसेप्ट पे बेस्ड। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ एक एलिवेटर है, एक लिफ्ट है, और इस लिफ्ट में यहाँ पर एक वस्तु है m द्रव्यमान का, ये ऊपर जा रहा है a त्वरण से, a एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, ये कांस्टेंट है। ठीक है, और यहाँ पे रस्सी है। ठीक, कोई क्वेश्चन क्या है, नंबर 1, पावर डिलीवर्ड बाय दिस एलिवेटर। ठीक है ना, पावर बाय एलिवेटर मतलब लिफ्ट कितना होगा, तो सब इन टाइम टी टाइम में, है ना, टी टाइम में कितना पावर होगा ये निकालना है। तो देखो एलिवेटर पावर कैसे दे रहा है, एलिवेटर पावर दे रहा है ये टेंशन से दे रहा है, ये रस्सी इसमें बंधी हुई है, रस्सी के थ्रू इस पर पावर पहुंच रहा है ना। तो ये इसका मतलब आपको टेंशन का पावर निकालना है। इसका मतलब क्या है, टेंशन का पावर निकालना है। तो टेंशन के बारे में तो अपन पढ़ चुके हैं, इधर टी है तो इधर क्या होगा, एम जी प्लस ए, यही तो टी होता है। सूडो फोर्स लगा दीजिए नीचे, छदम बल, तो टी इक्वल्स टू एम जी ए। ठीक, अब आपको टी टाइम पे इसकी वेलोसिटी पता करनी है। तो टी टाइम पे वेलोसिटी क्या होगा, सॉल्यूशन है, तो वेलोसिटी एट टाइम टी, वेलोसिटी एट टाइम टी क्या होगा, तो v इक्वल्स टू u प्लस एटी होगा। u 0 है, u 0 से शुरू हो रहा है, विरामावस्था से 0 से शुरू हो रहा है। ठीक है, तो अब आप सिंपल क्या लिखेंगे, पावर इक्वल्स टू टी वी कॉस 0। क्यों 0 हुआ, क्योंकि वेलोसिटी और टेंशन दोनों की डायरेक्शन सेम है ना, टी भी ऊपर v भी ऊपर, तो टी वी कॉस 0 हो गया। t इक्वल्स टू क्या है, m g प्लस ए इंटू 80, v इक्वल्स टू 80। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो गया पावर। इसी क्वेश्चन में अगर मैं ये पूछता कि mg द्वारा पावर बाय mg या ग्रेविटी लिखा जाए, ग्रेविटी द्वारा दिया गया पावर क्या है, ग्रेविटी द्वारा टी टाइम पे, तब कैसे करते, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता, mg फोर्स नीचे लग रहा है और वेलोसिटी ऊपर है, वेलोसिटी ऊपर है, सही है। तो पावर क्या हो गया, एफ डॉट वी, तो एफ वी कॉस 180, फोर्स नीचे वेलोसिटी ऊपर, तो एम जी तो ऐसे ही है, वी के जगह क्या लिखोगे, वी के जगह 80 लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि v इक्वल्स टू 80, और cos 0 क्या हो गया, -1, तो आंसर हो गया -mg 80। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। इसी पे बेस एक क्वेश्चन और करता हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि एक इंसेक्ट ऑफ मास m मूव्स अप अलोंग स्टेशनरी थ्रेड विद एक्सेलरेशन a, फाइंड द पावर बाय ग्रेविटी इन टाइम t एंड पावर ऑफ इंसेक्ट इन टाइम t, इन टाइम t। ठीक है, इसका मतलब समझते हैं कि एक इंसेक्ट है, मतलब एक कीड़ा है ना, एक कीड़ा है जिसका द्रव्यमान कितना है m, और वो रुके हुए रस्सी, स्टेशनरी मतलब रुकी हुई एक रस्सी है ना, धागा है, इसको धागा भी समझ सकते हैं, स्ट्रिंग मतलब धागा, रुके हुए धागा में वो एक्सेलरेशन a से ऊपर जाता है, मूव्स अप लिखा हुआ है ना। तो आपको बताना है कि कितनी शक्ति ग्रेविटी द्वारा मिला और कितनी शक्ति उसकी खुद की थी, पावर ऑफ इंसेक्ट इन टाइम t बताना है। ठीक है, तो देखिए इसके लिए आपको क्या करना होगा, एक डायग्राम देखना पड़ेगा
क्योंकि ये थ्रेड जो है वो स्टेशनरी है, तो ये तो रस्सी मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब किसी एलिवेटर में नहीं है, किसी लिफ्ट में नहीं है। और यहाँ पे एक कीड़ा है जो ऐसे चलना शुरू कर रहा है, ठीक है, ऐसे कीड़ा है, ऐसे ऊपर जा रहा है ना, ऐसे ऊपर जा रहा है। तो इसका आप डायग्राम बना लेते हैं। एम मास, नीचे क्या लग रहा है mg, ऊपर क्या है एक्सेलरेशन, साथ ही साथ इसमें टेंशन भी लगेगा क्योंकि वो रस्सी को नीचे पकड़ के ऐसे ऊपर चढ़ रहा होगा, वही वाला हो गया है ना, ऐसे ऊपर। तो जब ऊपर चढ़ रहा है तो वो रस्सी को नीचे खींचता है, तो रस्सी उसको उतने ही फोर्स से ऊपर भी खींच रहा होता है, तो टेंशन ऊपर है, ठीक है। तो आपको पावर ऑफ mg लिखना है, तो पावर ऑफ mg, पावर ऑफ mg is mg v cos 180, है ना। mg नीचे, वेलोसिटी ऊपर, एंगल कितना है 180, तो माइनस mg v कितना हो गया 80, v इक्वल्स टू 80, v इक्वल्स टू 80 हो गया, u 0 है, तो cos 180 माइनस हो गया। तो ये हो गया आपके क्वेश्चन का आंसर। लेकिन b का कैसे करेंगे, तो b के लिए आपको टेंशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसमें पावर ऑफ इंसेक्ट का मतलब इंसेक्ट ने जो फोर्स लगाया, फोर्स कितना लगाया, टेंशन लगाया, तो टेंशन द्वारा पावर इसमें पूछा गया है। सबसे पहले टेंशन फाइंड करते हैं, तो कैसे लिखोगे, T माइनस एम जी इक्वल्स टू एम ए, तो इसका मतलब T इक्वल्स टू क्या हो गया एम जी प्लस ए, बिल्कुल वैसा ही हो गया, ठीक है। तो सिंपल पहले कैसे करोगे, T v cos 0, क्योंकि टेंशन और वेलोसिटी दोनों सेम ही डायरेक्शन में, ठीक है ना। ये हो गया पावर, तो टेंशन कितना है m g प्लस ए, और वेलोसिटी क्या हो गया 80, और ये 0 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया पावर ऑफ इंसेक्ट इन टाइम t, ठीक। इसी तरह से आप प्रोजेक्टाइल के बारे में अगर पूछ दिया जाए, प्रक्षेप के बारे में, किसी वस्तु को आप फेंक रहे हैं, तो बताइए कि इंस्टेंटेनियस पावर क्या होगी उसकी, ठीक है। तो मैं बताता हूँ कैसे करेंगे। चलिए देखिए, ये मैं कहना चाह रहा था कि एक प्रोजेक्टाइल को फेंकते हैं आप, तो ग्रेविटी द्वारा इंस्टेंटेनियस पावर क्या होगा, तात्क्षणिक शक्ति क्या होगी। तो कभी भी ऐसा पूछा जाए, तो इधर y और इधर x है, तो क्या होता है कि ये 2 डायमेंशनल है, दोनों ही दिशाओं में चल रहे हैं ये, है ना। तो जब भी 2 डायमेंशन होता है तो आप 2 डायमेंशन के तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो फोर्स क्या लग रहा है mg, क्योंकि वो ग्रेविटी की बात हो रही है, किधर है, बिल्कुल नीचे है, हर बार नीचे है। प्यारे बच्चों, जब मैं कमेंट सेक्शन में जाता हूँ तो कुछ ऐसे लाइन है, कुछ ऐसे कमेंट्स हैं जो काफ़ी कॉमन है, और वो ये हैं कि सर एक इस चैप्टर का इस टॉपिक के बारे में वीडियो बना दें, या इस टॉपिक को थोड़ा सा इलेबोरेट करके समझा दें। तो प्यारे बच्चों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। इससे क्या होगा कि कोई भी नोटिफिकेशन आप मिस नहीं करेंगे। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिस टॉपिक के बारे में आप पूछ रहे होते हैं या आप रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, वो हमारे चैनल्स में ऑलरेडी वीडियोज़ हैं। आप अगर चैनल विजिट करेंगे तो प्लेलिस्ट भी बने हुए हैं, और प्लेलिस्ट से आप अपने जो डिमांड है, जो आपके पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं, उनको आप विजिट करके पढ़ सकते हैं। तो माइनस एम जी जे कैप हो गया, है ना, क्योंकि ऊपर आपने जे ले रखा है और इधर आपने आई ले रखा है, सही है, ठीक है। अब आप वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या लिखेंगे, तो इसके 2 कंपोनेंट्स हुआ करते थे, याद है आपको। एक कंपोनेंट इधर आता था u cos थीटा, और एक कंपोनेंट इधर आता था u sin थीटा। लेकिन साथ ही साथ ये किसी भी t टाइम की बात हो रही है, किसी भी t टाइम की, तो t टाइम पर मान लो इसकी वेलोसिटी इधर है, नेट वेलोसिटी, तो इसके 2 कंपोनेंट होंगे, एक इधर और एक इधर। तो ये वाला तो चेंज कभी होगा ही नहीं, u cos थीटा ही रहेगा, पर ये चेंज हो जाएगा। किस तरह से चेंज होगा, तो वी वाई इक्वल्स टू यू वाई माइनस जी टी, यही था ना, याद आ रहा है। ऊपर जैसे जैसे जाता है वो कम होने लगता है। तो आप इसको आई और जे में कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे u cos थीटा आई कैप प्लस u sin थीटा माइनस जी टी जे कैप, ठीक है ना, ये ऊपर है ऐसे। अब आपको पावर लिखना है, तो पावर इक्वल्स टू क्या हो गया f डॉट v, है ना।
तो अब देखो I वाला J के साथ जब डॉट होगा तो वो 0 हो जाएगा, इसका मतलब इससे कोई भी आपको पावर नहीं मिला। तो J वाला J के साथ ही होगा, तो कैसे लिखोगे, माइनस mg को किससे मल्टीप्लाई करना है, u साइन थीटा माइनस GT, बस हो गया पावर ऑफ ग्रेविटी। ये इंस्टेंटेनियस पावर है, ये किसी इंस्टेंट पर है, टी टाइम पर किसी इंस्टेंट पर निकल के आएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया इंस्टेंटेनियस पावर की कहानी, ठीक। अब अगर इसी में हमें और क्वेश्चन डिफरेंट तरीके का लेके चलता हूँ, जैसे मोटर के बारे में बात होगी, मोटर, तो मोटर क्या करता है, पानी को वो खींच के ऊपर लेके जाता है ना। तो यहाँ पर अगर मोटर का पावर दे दिया जाए तो आपसे मास पूछ सकते हैं, या फिर आपको हाइट दे दिया जाए, मास भी दे दिया जाए, कितना पानी खींच रहे हैं, तो आपसे पावर पूछ सकते हैं कि कितना पावर आपको चाहिए होगा मोटर का। तो इस प्रकार के सवाल को कैसे करेंगे मैं अभी आपको सिखाता हूँ, इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए क्वेश्चन देखिए, 1 किलोवाट का मोटर पंप है, ठीक है ना, उसको मैंने 1 मीटर गहरे कुएं के अंदर मैंने डाल रखा है, ठीक है, ऐसे कुएं के अंदर डाल रखा है, जिसकी गहराई की कितनी है, 10 मीटर है। यहाँ पे पानी है, तो बताना है कि प्रति सेकंड पर सेकंड कितना वो बाहर निकालेगा, ठीक है ना, क्या, मास ऑफ वाटर, ठीक है। तो कितना मास पानी का प्रति सेकंड बाहर निकल रहा है मोटर द्वारा, यहाँ मोटर लगा हुआ है, ठीक है, मोटर से बाहर निकल रहा है प्रति सेकंड, पर सेकंड कितना मास वाटर का बाहर आ रहा है, ये सवाल है। तो आपको क्या दे रखा है, मोटर पंप का पावर दे रखा है, ठीक है, और आपको हाइट दे रखा है कि इतना हाइट नीचे में पानी है, तो पर सेकंड कितना पानी बाहर आएगा, ये सवाल पूछा गया है। तो सिंपल आपको क्या सॉल्व करना है, पावर कितना दे रखा है, 10⁻³ वाट, है ना। अब आपको क्या करना है, एनर्जी, यहाँ पे एनर्जी देखना है, तो एनर्जी क्या हो जाएगा यहाँ पे, पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखोगे, mgh, ठीक है। और टाइम क्या दे रखा है, 1 सेकेंड, क्योंकि पर सेकेंड लिखा हुआ है। तो बस फॉर्मूला लगा लीजिए कि पावर इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, mgh/t, क्योंकि आपको इसी पोटेंशियल एनर्जी को लेकर जाना है, सही है। अब सुनो कितना है, 10⁻³ वाट, तो m/t तो निकालना है, पर सेकेंड निकालना है, तो m/t को मैं अलग लिख लेता हूँ, इधर क्या होगा g/h, तो इसको ले जाओ नीचे, हो गया सॉल्व, कितना सिंपल था। तो m/t मतलब मास पर सेकेंड इक्वल्स टू 10⁻³/10 × 10, क्योंकि ग्रेविटी भी 10 और हाइट भी 10 दे रखा है, तो कितना हो गया 10 kg/s, ठीक, ये दोनों कैंसिल होके 10 बन गए। तो पर सेकेंड कितना मास पानी का बाहर आ रहा है, तो 10 किलोग्राम पानी का पर सेकेंड बाहर आएगा, आ रहा है समझ। तो ऐसे करते हैं मोटर पंप वाले, है ना। इसको विंड मिल में भी लगाया जा सकता था, विंड मिल के तरफ से भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। चलिए अब इस पे एक और टॉपिक मैं आपको समझाना चाहता हूँ, जिसमें कांस्टेंट पावर अगर दिया जाए तो कैसे वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट को सॉल्व करते हैं, ठीक है, नोट डाउन। कभी कभी आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं कि किसी भी वस्तु को, किसी भी ऑब्जेक्ट को आप कांस्टेंट पावर से खींच रहे हैं, है ना, फोर्स नहीं पावर, तो पावर कांस्टेंट दिया हुआ है, ठीक है, ये कांस्टेंट पावर है, ठीक है, तो कांस्टेंट पावर से खींचा जा रहा है। तो आपको बताना है किसी भी टी टाइम पे उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी और उसकी वेलोसिटी क्या होगी, या डिपेंडेंसी कैसी है ना। पहले अगर कांस्टेंट फोर्स से आप खींचते थे तो डिस्प्लेसमेंट टाइम पे कैसे डिपेंड करता था, st², और वेलोसिटी कैसे डिपेंड करता था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, v = at। चलो u = 0 दिया हो गया है, ठीक है, 0 से शुरू कर रहे हैं, और यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है ना, स्मूथ सरफेस है। तो अगर आपसे तो अगर आप कांस्टेंट फोर्स से खींचते हैं तो s = t² होता है, हाफ at², और v इज प्रोपोर्शनल टू t होता है, v = u + at से। समझ में आ रहा है। अब आपको बताना है अगर कांस्टेंट पावर है तब कैसे डिपेंड करेगा। आ जाओ सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको लिखना होगा कि पावर इक्वल्स टू क्या होता है, पावर इक्वल्स टू होता है F dw/dt या F.v, यही होता था। अब F को लिख सकते हैं m dv/dt,
इंटू वी, क्योंकि इसी डायरेक्शन में है तो इनके बीच का एंगल 0 डिग्री आ रहा है, ठीक है, 0 हो गया क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है। इसमें जो भी फोर्स लग रहा होगा उसके वेलोसिटी और फोर्स दोनों सेम डायरेक्शन में हो रही होगी, ठीक है। अब ये dt को ले जाओ इधर, तो p dt हो गया, m v dv हो गया। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, तो क्योंकि पावर कांस्टेंट है इसीलिए अभी ये इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, दिया हुआ है कि कांस्टेंट पावर है, ठीक है। तो जब t इक्वल्स टू 0 है तो ये वेलोसिटी की वैल्यू 0 है। t इक्वल्स टू t पे निकालना है, t टाइम पे निकालना है वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट। तो पहले तो वेलोसिटी निकल आएगा, तो क्या लिखेंगे इसको, p इंटू टी इक्वल्स टू, इससे क्या आ जाएगा, m v स्क्वायर बाई 2, क्योंकि इसकी लिमिट इंटीग्रेट करोगे तो v स्क्वायर बाई 2 आएगा और लिमिट रखोगे एक बार 0, तो 0 तो वो 0 हो जाएगा इधर, ठीक है। तो आपको निकालना क्या था, v निकालना था, तो ये क्या बन गया 2p बाई m, है ना, इंटू टी, इसको मैं कर देता हूँ अलग, इक्वल्स टू वी स्क्वायर, है ना, वी स्क्वायर। तो वी स्क्वायर को यहाँ से हटा दोगे तो रूट बन जाएगा, तो इसको रूट, इसको भी मैं रूट अलग अलग लिख लेता हूँ। तो देखो वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू रूट टी आ रहा है, लेकिन यहाँ पे टी था कब, व्हेन फोर्स इज कांस्टेंट। लेकिन जब व्हेन पावर इज कांस्टेंट देन वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन स्क्वायर रूट ऑफ टी, व्हेन पावर इज कांस्टेंट। जब कांस्टेंट पावर होगा तो वेलोसिटी रूट टी के प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट की बारी है, तो v इक्वल्स टू क्या आया, समथिंग कांस्टेंट। ये वाले पूरे को मैं k ले लेता हूँ क्योंकि p कांस्टेंट है। बच्चों अगर हमारे वीडियोस आपको पसंद आते हैं, आपको हमारी जो मेहनत है वो आपको अच्छी लगती है, तो आप हमारे वीडियोस को ज़रूर लाइक करें और शेयर करें। शेयर इसलिए मैं करने बोल रहा हूँ क्योंकि आपके शेयर करने से ज़रूरतमंद बच्चों तक ये वीडियोस पहुँच सकता है, जिनको एक पर्टिकुलर टॉपिक काफ़ी वीक लग रहा है या एक ऐसा चैप्टर है जिसके बारे में एक पर्टिकुलर टॉपिक उनको अच्छे से पढ़ना है, तो उन तक पहुंच सकता है ये। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आपके स्नेह, अफेक्शन, प्यार देखकर हमारी पूरी मोशन की टीम काफ़ी मोटिवेटेड है आपको क्वालिटी कंटेंट देने के लिए। तो k इंटू रूट टी है, तो इसको dx बाई dt लिख सकते हैं, k रूट टी। अब इसको ले जाओ उधर, तो dx इक्वल्स टू k t के पावर में हाफ dt हो जाएगा। इसको इंटीग्रेट कर लो, तो t इक्वल्स टू 0 पे x इक्वल्स टू 0 था, t इक्वल्स टू t पे x निकालना है, तो ये क्या बन जाएगा, x इज इक्वल्स टू k t के पावर में 1/2 + 1 बाय 1/2 + 1, सही है। और इसकी लिमिट जो है वो 0 से t तक, इसकी भी लिमिट 0 से x तक। तो x इक्वल्स टू ये k हो गया इंटू t के पावर में, ये 3/2 है तो 2 ऊपर 3 नीचे, इंटू t के पावर में 3/2, ये आ गया, ठीक है। और k क्या है, k है ये वाली वैल्यू, तो इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं। पर मैं यहाँ दिखाना क्या चाह रहा हूँ कि x इज प्रोपोर्शनल टू t के पावर में 3/2, इसके प्रोपोर्शनल है। और यहाँ पे क्या डिपेंडेंसी था, यहाँ पे s जो है वो x ही है क्योंकि ये x डायरेक्शन में चल रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट इज x ले लिया मैंने, ठीक है, सिंपल ऐसे जा रहा है इसलिए मैंने x से लिखा है, तो आप कंफ्यूज मत होना, ये s ही है, डिस्प्लेसमेंट ही है, ठीक है। तो अगर फोर्स कांस्टेंट रहता है तो डिस्प्लेसमेंट इज प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर है, लेकिन अगर पावर कांस्टेंट है तो डिस्प्लेसमेंट इज प्रोपोर्शनल टू t के पावर में 3/2। आ रहा है समझ। अब अगर इन दोनों को रिलेट करो, इन दोनों को, तो याद करो जब फोर्स कांस्टेंट रहता था तो v स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू s आता था, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, तो v स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू s आता है जब फोर्स कांस्टेंट है, दैट इज जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। यहाँ पे इन दोनों में को रिलेट करोगे तो क्या आएगा, देखो इन दोनों को रिलेट करो तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, रूट t के पावर में क्यूब है ना, देखो ध्यान से, v इज प्रोपोर्शनल टू रूट t एंड x इज प्रोपोर्शनल टू t के पावर में 3/2, तो आप क्या लिख सकते हो, v प्रोपोर्शनल टू रूट t एंड x इज प्रोपोर्शनल टू रूट t का पावर में 3 लिख सकते हैं क्या इसको, क्योंकि t के पावर में 1/2 है, उसके पावर में 3 है
है ना, तभी तो ये 3/2 हुआ। इसका मतलब यहाँ क्या लिख सकते हो, v लिख सकते हो। तो आप लिखोगे कि x इज प्रोपोर्शनल टू वी क्यू, ठीक है, x इज प्रोपोर्शनल टू वी क्यूब आ गया, ठीक है, ठीक है। तो x इज प्रोपोर्शनल टू वी क्यूब आता है कब, व्हेन कांस्टेंट पावर, व्हेन पावर इज कांस्टेंट। ये सब छोटे छोटे रिलेशन है जो आपको बहुत हेल्प करते हैं कुछ बेसिक से क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, है ना। तो x इज प्रोपोर्शनल टू वी क्यूब होगा कब, व्हेन पावर इज कांस्टेंट। x इज प्रोपोर्शनल टू 3/2 होगा कब, व्हेन पावर इज कांस्टेंट। v इज प्रोपोर्शनल टू √t होगा कब, व्हेन पावर इज कांस्टेंट। तो ये तीनों आप याद कर लो, उसको लर्न कर लो, ठीक है। x के पावर में v के पावर में √t आता है, लेकिन अगर फोर्स कांस्टेंट है तो v के t के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक। अब ये चीज तो लर्न करना है क्योंकि कांस्टेंट पावर है। अगर कांस्टेंट पावर नहीं है तो कैसे करेंगे, तो पावर किस तरह से वेरी कर रहा है, तो दो तरीके से वेरी कर सकता है, एक टाइम के साथ और एक पोजीशन के साथ। तो मैं दोनों फंक्शन सिंपल सा देकर मेथड बताता हूं कैसे करना है। उसको आपको फाइनल रिजल्ट याद करने की जरूरत नहीं है, पर स्टेप्स याद करना है कि कैसे करना है, ठीक है। तो अभी तो कांस्टेंट पावर है, अब मैं वेरिएबल पावर लेता हूं। तो वेरिएबल केसेस लेते हैं, जिसमें पहला है p इक्वल्स टू 2t ले लेते हैं, टाइम के साथ चेंज हो रहा है, ठीक है। फिर वही सब फाइंड करना है, वेलोसिटी बताना है और पोजीशन बताना है कि क्या होगा किसी भी t टाइम पे। तो कैसे शुरू किया था, मैंने शुरू किया था p इक्वल्स टू एफ डॉट वी, और f को लिखा था m dv/dt, यहाँ पे v। अब यहाँ p के जगह आपको 2t लिखना पड़ेगा क्योंकि 2t है, t आ जाएगा इधर और ये दोनों ऐसे हो जाएंगे v dv, ठीक है। तो आपको बस तरीका सीखना है इसको। t इक्वल्स टू 0 पे 0 वेलोसिटी दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो u 0 और आपको v पता करना है t पे। तो इधर इंटीग्रेशन एक टाइप का ही होंगे, तो क्या आ जाएगा इधर बताओ। तो इधर आ जाएगा t²/2, इधर आ जाएगा v²/2, ठीक है। तो 2t²/2 प्लस इक्वल्स टू m v²/2, क्योंकि एक 0 0 दोनों ही होंगे उधर, लिमिट में मैं हटा देता हूँ, ये दोनों कट गए। तो v कैसे डिपेंड करेगा t पर, तो 2/m t² इक्वल्स टू v²। तो v इज इक्वल्स टू √2/m इंटू t, ऐसे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अब x का कैसे निकालेंगे, तो इसके जगह लिख दोगे dx/dt इक्वल्स टू kt। तो dx इज इक्वल्स टू kt dt, इसको इंटीग्रेट कर लेना। तो 0 पे 0 है और x निकालना है t पर, तो x इज इक्वल्स टू kt²/2, ठीक है, ये आ जाएगा। तो x इज प्रोपोर्शनल टू t²। ये तो हो गया जब t का फंक्शन है। तो नंबर 1। नंबर 2 पे आते हैं, m मास का ऑब्जेक्ट में जो पावर है वो पोजीशन के साथ चेंज हो रहा है, p इक्वल्स टू 2x दिया गया है, ठीक है। तो कैसे शुरू करेंगे, यहाँ पे आ जाओ। तो p इज इक्वल्स टू f डॉट v, तो ये cos 0 ही है, इसमें ये डॉट कर रहे हो, cos 0 है दोनों में, ठीक है, ये समझ ही गए होगे। अब इसको कैसे लिखोगे, यहाँ तो 2x लिख दिया, पर इस जगह अब आप dv/dt नहीं लिखेंगे क्योंकि टाइम का फंक्शन नहीं है, तो क्या लिखेंगे v dv/dx इंटू v। समझ में आया, मैंने बस एक्सेलरेशन को रिप्लेस कर दिया v dv/dx से। तो अब तो सीख गए होगे कि पोजीशन का जब भी होता है तो एक्सेलरेशन ऐसे लिखते हैं v dv/dx, ठीक है। तो 2x dx, मैंने क्या किया यहाँ पे ma लिखा है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, यहाँ भी ma लिखा है, f इक्वल्स टू ma, a को लिखा है dv/dt, यहाँ a को लिखा है v dv/dx। कैसे आता है, ठीक है, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, तो ये हो गया m v² dv। अब इसको इंटीग्रेट कीजिए, तो 0 पे 0 था और v x पे निकालना है, तो ये आ जाएगा 2x²/2 इक्वल्स टू m v के पावर में 3/3। अब ये डिफरेंट हो गया, तो ये 2 और 2 काट लेते हैं, तो x² प्रोपोर्शनल टू m³ आ गया, ठीक है ना। तो x और m के बीच में रिलेशन आ गया, तो x इज इक्वल्स टू m/3 के पावर में 1/2
दैट इज रूट हो गया, ये रूट कर लेते हैं इसको। लेकिन v के पावर में क्या आ जाएगा यहाँ पे, v के पावर में आ जाएगा 3/2, v के पावर में 3/2। तो x इज डिपेंडेंट ऑन v लाइक दिस। पर अगर टाइम का फंक्शन हमको बनाना है तो वो कैसे करते हैं, याद है आपको, इसको रिप्लेस करते हैं dx/dt से और टाइम का फंक्शन निकल आता है। ठीक है, तो दोनों को अलग अलग किया जा सकता है। कैसे करेंगे मैं अभी बता देता हूँ आपको। सबसे पहले v को कर लो अलग, तो यहाँ से v को अलग लिखोगे तो कैसे लिखेंगे, तो v चला गया इधर इक्वल्स टू 3x स्क्वायर बाई m के पावर में 1/3, क्योंकि क्यूब था। ठीक है, तो ये सारे कांस्टेंट, इसको मैं k लिख लेता हूँ, तो x के पावर में 2/3 और v के जगह क्या लिखेंगे, dx/dt। तो x और t के बीच में आपका रिलेशन स्टैब्लिश हो गया। देखिए कैसे, x के पावर में -2/3 dx इक्वल्स टू k dt। इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, 0 0 t x। तो x के पावर में -2/3 + 1 बाई -2/3 + 1 इक्वल्स टू k t, 0 से t तक, 0 से x तक। तो x एज अ फंक्शन ऑफ t आ गया। तो ये सब कुछ याद नहीं रखना, ये फाइनल रिजल्ट्स, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। क्या याद करना है आपको, ये वाले चीज़ें याद करनी है कि मैंने f को कैसे रिप्लेस किया और इसमें f को कैसे रिप्लेस किया और यहाँ पावर के जगह कैसे रिप्लेस किया। ठीक है ना, ये याद रखना है। ठीक है, तो ये थी पावर की कहानी और पावर के सारे केसेस मैंने ले लिए। तो यहाँ पर ये चैप्टर एंड होता है। पावर इज कंप्लीटेड। वर्क, एनर्जी एंड पावर, तीनों के बारे में हमने यहाँ पे चर्चा कर ली है। तो पावर क्या होता है, पावर बस एनर्जी किस रेट से सप्लाई करते हैं वो होता है, और एनर्जी क्या होता है, कार्य करने का जो क्षमता है वो एनर्जी से पता चलता है, और कार्य क्या होता है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट से कार्य निकल के आता है। ठीक है, तो देखो ये चैप्टर एक थ्योरी है जो पूरे फिजिक्स में आपको जरूरत पड़ेगी। ठीक, इस चैप्टर में स्केलर लुक लेकर चलते हैं और फोर्स वाला वेक्टर मेथड से एक वेक्टर तरीका चलता है। ठीक, तो पूरी फिजिक्स में ये होने वाली है। तो नेक्स्ट चैप्टर जो होगा वो सेंटर ऑफ मास होगा। ठीक, द्रव्यमान केंद्र। तो सेंटर ऑफ मास में यही सब चीज़ें फिर से आएंगी, एनर्जी का कंजर्वेशन, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, सारे आने वाले हैं। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर फिर से आएगा रोटेशन, उसमें भी यही सब चीज़ें होने वाली हैं। तो ये जो दोनों चैप्टर आप पढ़े, फोर्स और अब ये एनर्जी, ये बेसिक है, ये एक थ्योरी है जो आपको पूरे टाइप फिजिक्स में ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, तो विद दिस वर्ड्स आई वुड लाइक टू कंक्लूड दिस चैप्टर। थैंक यू, टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग। कोई भी चैप्टर या वीडियोस आपको डिटेल में ईयर लॉन्ग वाले वीडियोस चाहिए और काफ़ी डिटेल में वीडियोस आपको चाहिए, तो आपको एक नंबर दे रहा हूँ, टोल फ्री नंबर है, आप इनको कॉल करें और डिटेल में आप बात कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। नंबर है 1800 2121 799।